हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सीखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक को बॉडी बोलते हैं, दूसरा विक्स होता है। अलग अलग कैंडल स्टिक्स अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। उन पैटर्न्स को ट्रेड करना काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी रिलायबल होते हैं, इस कारण से उससे ईजिली प्रॉफिट बनाया जा सकता है। साथ ही साथ कैंडल स्टिक्स उन पैटर्न में को ट्रेड करने में हम इजीली अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्यूरेसी के जो नीड है उसको बहुत कम कर देता है। अगर हम 1:2 या 1:3 का भी एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाएँ तो हमें मात्र 33% टाइम सही होना होगा। पर अब सवाल होता है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स जाने तो अगर हमें पता तो हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरू करेंगे। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं? ये अलग अलग कैंडलस्टिक्स को के फॉर्मेशन से बनाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं। तो हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को अलग अलग तरीके से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो आपने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। आपके पास केमिस्ट्री में अलग अलग टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स थे। सब कुछ नाम याद रख पाना या उनके प्रॉपर्टीज को याद रख पाना इजी नहीं था। तो हमने क्या किया था, हमें उसका ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज हमने उसे क्लासीफाई कर दिया था। तो सेम टाइम हम लोग भी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे। तो पहला जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है कैंडलस्टिक पैटर्न का, वो है कि हम उन्हें कैंडल के बेसिस पे करते हैं क्लासीफाई। यानी कि अगर सिंगल कैंडल स्टिक से वो पैटर्न बनाए तो उसे हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलेंगे। अगर दो कैंडल से स्टिक से वो पैटर्न बनाए तो उसे हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बने बोलेंगे। या अगर वो दो से ज़्यादा कैंडल स्टिक्स के कारण बने हैं वो पैटर्न, तो उसे हम मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो हमारा लेकिन आज के वीडियो का मेन फोकस है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न की इंट्रोडक्शन करें। तो चलिए हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे सर। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन तरह के पैटर्न बताए गए हैं मेनली। पहला है मारुबोजू, दूसरा कहलाता है डोजी और तीसरा है स्पिनिंग टॉप। और इन सब क्लासिफिकेशन। तो फिलहाल हम पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल्स में स्टडी करना शुरू करते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं बॉडी और दूसरे को विक्स। तो अगर सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बनेगा तो वो क्या होगा, इन्हीं दो बॉडी पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से ही कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए जा सकते हैं। तो इसके कितने चार क्राइटेरिया मैक्सिमम बन सकते हैं, कारण हमारे पास दो ही पार्ट्स हैं, पहला है बॉडी, दूसरा है विक्स। तो एक क्राइटेरिया मानते हैं जहाँ पे बॉडी बहुत बड़ा हो और विक्स बहुत छोटा हो या नहीं के बराबर हो। ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं मारू बोजू। और मारू बोजू का फिगर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे बॉडी बहुत बड़ी होगी और जो है आपका विक्स बहुत छोटा होगा या नहीं होगा। दूसरा होता है जहाँ पे बॉडी बहुत छोटी हो या नहीं के बराबर हो पर विक्स बहुत बड़ा हो, इसे क्या बोलेंगे डोजी। और डोजी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ विक्स बहुत ज़्यादा है और बड़े हैं और बॉडी काफ़ी छोटी है। तीसरा आता है जहाँ पे होता है कि बॉडी भी काफ़ी छोटी हो और विक्स भी काफ़ी छोटे हों। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब कि जहाँ पे बॉडी भी बहुत छोटी हो और विक्स भी काफ़ी छोटे हों। और चौथा कॉम्बिनेशन जो कि होता है जहाँ पे बॉडी भी बहुत बड़ी बन जाए और विक्स भी बड़ी बन जाए। ये क्या पॉसिबल है? जी हाँ, ये भी इस तरीके के भी कैंडलस्टिक्स पॉसिबल है, पर इसको हम ट्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कैंडलस्टिक्स रेयरली फॉर्म होता है। और ये कब फॉर्म होगा, कोई मेजर न्यूज़ इनफ्लो हो या इवेंट्स हो या कोई र्यूमर आ जाए मार्केट में जिसके कारण जो है वो स्टॉक एब्रप्ट मूव दिखाता है, तो वो इस तरीके का चार्ट पैटर्न कई बार फॉर्म करता है। लेकिन इसको ट्रेड करना ना ही रिलायबल है और प्रॉफिटेबिलिटी की रही जहाँ तक बात, वो प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप किस लेवल के एक्सपर्ट हो। अगर आप एक्सपर्ट हो तो नो डाउट आप इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो, पर चांसेस ऑफ प्रॉफिट कम होती है। तो हम इसे अपने कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट कभी नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला हम मारुबोजू से शुरू करते हैं। तो मारुबोजू, मारुबोजू क्या है? मारुबोजू असल में एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लीन हेड या सेवन हेड। तो क्लीन हेड मतलब कि जो है जिसके पास माथे पे बाल नहीं है, उसे ही ना कहते हैं क्लीन हेड। तो यहाँ पे मारुबोजू कहने का भी मतलब यही था कि जिसके ऊपर कोई भी विक्स ना हो। यानी कि आप क्या देखते हैं, बॉडी के ऊपर और नीचे दो विक्स होते हैं, तो दोनों में से कहीं भी विक्स ना हो, ये आइडियल केस होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है। जनरली क्या होता है, छोटे से विक्स हो ही जाते हैं एटलीस्ट। तो
उन्हें भी हम मारूबोजू कह सकते हैं, लेकिन उसका एक क्लासिफिकेशन दे रखा है। क्लासिफिकेशन क्या है कि कोई भी कैंडल स्टिक का, मान लीजिए कि अगर 100 सेंटीमीटर का आपने वो कैंडल स्टिक बनाया है, तो एटलीस्ट मिनिमम 95% जो है वो कैंडल स्टिक का बॉडी पार्ट होना चाहिए और 5% में ही टेल्स होना चाहिए, या उससे भी कम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मारूबोजू। और मारूबोजू भी अब दो तरीके के बन सकते हैं। एक क्या, बुलिश मारूबोजू, दूसरा बेयरिश मारूबोजू। बुलिश मारूबोजू का मतलब क्या समझते हैं आप? बुलिश मारूबोजू का मतलब क्या होगा कि प्राइस, बुलिश मारूबोजू को स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेफिनेशन क्या है उसका, कि ओपन शुड बी इक्वल टू लो, यानी कि इस टाइम में इसका छोटा विक्स, नीचे की तरफ विक्स नहीं बनना चाहिए, ओपन मस्ट बी इक्वल टू लो, तभी बुलिश मारूबोजू उसे हम बोल पाएंगे। और इसका मतलब, अगर बुलिश मारूबोजू आप कहीं देखते हैं, इसका मतलब क्या देखते हैं, मतलब कि किसी भी एक प्राइस पॉइंट से शुरू करते हैं, सपोज लीजिए 50 रुपए से वो बाजार में ओपन हुआ, उसके बाद उसका भाव लगातार ऊपर तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हुआ, 51 रुपये, 52 रुपया, 53 रुपया, 54 रुपया, लगातार चढ़ते चढ़ते ये आपको 60 रुपये तक आया। बाद में लोगों को लगा नहीं, 60 रुपया बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की और 58 रुपीज़ आते आते तक मार्केट का क्लोज होने का आपको आवर टाइम हो गया, और 58 रुपीज़ में मार्केट क्लोज हो गई। तो क्या हुआ, ये 50 से जो 58 पॉइंट्स तक चला गया, यानी 8 पॉइंट लगातार एक डायरेक्शन में जो मूव दिखाया है, ये क्या है, ये हमें दिखाता है कि ये एक बुलिश मार्केट है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम बता रहा था, मतलब कि प्राइस कितनी तेजी से किसी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। कहने का मतलब कि अगर वो बुलिश मार्केट है तो वो ऊपर की तरफ, यानी कि प्राइस बहुत तेजी से सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रही है, नीचे की तरफ नहीं आ रही है। मतलब कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बाइंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी भाव पे, किसी भी रेट पे जो है माल खरीदने के लिए तैयार है। ये आपने केस अभी नीचे लॉकडाउन से पहले जो रिमर्स आए थे बाजार में कि खाद्य पदार्थ की कमी हो सकती है, वहां पे आपने क्या देखा था, लोग लगातार जो है खाने की सामान शुरू में स्टोर करना शुरू किए थे, जिसके कारण दाम बढ़ भी जाने के बाद लगातार वो स्टोर करते ही जा रहे थे, जिसके कारण प्राइस और भी तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है। सेम चीज होता है बेयरिश मार्केट के साथ। बेयरिश मार्केट का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन क्या है? बेयरिश मार्केट का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है ओपन मस्ट बी इक्वल टू हाई, यानी कि जिस प्राइस पे खुला है वो उसका हाईएस्ट प्राइस होना चाहिए। यहाँ पे भी बुलिश मार्केट या बेयरिश मार्केट दोनों में एक डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी कि इसका बॉडी एटलीस्ट 95% होना चाहिए कैंडल के टोटल बॉडी के, नहीं ये टोटल पार्ट के, यानी कि आपका जो विक्स हो सकता है मैक्सिमम 5% के ही बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। ओके। और यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहें, अगर यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज लीजिए मार्केट में कोई न्यूज़ है, जैसे अभी ही न्यूज़ आ रही थी कि जो है कोल इंडिया में जो है ये क्या कहता है, अब उसकी मोनोपोली नहीं रहेगी। इस न्यूज़ का क्या असर हुआ, लगातार कोल इंडिया के शेयर में लगातार बिकवाली देखी गई है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार अब लोग कोल इंडिया किसी भी भाव पे अभी उसे बेचने के लिए लोग परेशान हैं, वो किसी भी भाव पे बस बेचना चाह रहे हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ, मार्केट सपोज कीजिए कि अगर मैं रैंडम बोलता हूँ कि अगर कोई भी XYZ शेयर होता, वो 100 रुपये पे खुला, वो लगातार क्या करता, नीचे की तरफ जाना शुरू करता, नीचे की तरफ लगातार वो जा रहा है, और यहाँ आते आते फिर जो है 100 रुपये से नीचे गिरना शुरू हुआ और सपोज कीजिए 90 रुपीज़ तक आया। पर फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। तो प्रॉफिट बुक कर ली जाए तो क्या करेंगे, वो बाय करेंगे तो फिर प्राइस अप जाएगा। इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और सपोज कीजिए कि आपको 92 रुपीज़ पे ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे चलिए मैंने आपको सिर्फ कैंडलस्टिक भी नहीं बताया, मैंने आपको एक और चीज़ आपको एक बेस फॉर्म किया है, जिसपे कि आप अगर ध्यान देंगे तो आपको आगे काफ़ी इजी पड़ेगा लोगों चीज़ों को समझना। वो क्या कि बाइंग हो या सेलिंग हो, उसमें आप लास्ट में जाके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट जब बुक होता है तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे बाइंग फोर्स था बुलिश मार्केट में। बाइंग फोर्स का मतलब कि आप किसी भी रेट पे बस सामान खरीदे जा रहे थे। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे 50 रुपये पे जिसने भी सामान खरीदा था, वो क्या किया, 60 रुपये तक का जाने का इंतजार किया, लेकिन उसे लगा जो कि 60 रुपया बहुत ज़्यादा कीमत है, अब इससे ज़्यादा मार्केट नहीं जा सकता। वो यहाँ पे क्या किया, बेचना फिर से शुरू किया। और ये जब बेचना शुरू किया तो क्या करेगा, वो सेल करेगा। यहाँ तक बाय हो रहा था तो प्राइस ऊपर जा रहा था,
लेकिन जब सेलिंग हुआ तो प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा, जिसके कारण ये 58 रुपीज़ पे आके क्लोज हुआ था। सेम चीज़ यहाँ होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि किसी पैनिक के कारण, किसी न्यूज़ के कारण, किसी रूमर के कारण, सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक नीचे जाना शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स एक्टिव हुए। वो सेलर्स क्या किए कि लगातार माल को बेच रहे थे, 100 रुपये से बेचना शुरू किया। पर जब तक 90 रुपये आया, अब लोगों को लगा कि अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता है, तो उन्होंने 100 रुपये पे बेच तो रखा था माल को, पर यहाँ पे यानी कि 90 रुपये पे आके जब वो माल खरीदना शुरू किए, तो ये क्या हुआ कि इतने जो है आपको वापस से 2 पॉइंट के लिए मार्केट ऊपर चला आया, या स्टॉक का भाव ऊपर चला आता है, और आपको सिर्फ 8 पॉइंट का ही मूव नजर आता है। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, इसे ही हम जो है बाइंग फोर्स और जो है सेलिंग फोर्स के रूप में ही, या बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर भी बोलते हैं। और हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या कोई भी चीज़, अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रेंड क्या बता रहा है, मैं ये सब चीज़ें आगे क्लियर करूंगा, पर फिलहाल मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपने किसी चीज़ को बाय किया है तो आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करना ही पड़ेगा, और सेल कीजिएगा तो वो प्राइस नीचे आएगा। और किसी चीज़ को आपने सेल कर रखा है, उसे बाय जब कीजिएगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा ही जाएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे, अरे यार ऊपर में किसी ने सेल किया हो और नीचे में आकर बाय किया हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है, इसे शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है, और इसे मैं आगे वीडियोस में इसे भी कवर करूँगा। आप इन चीज़ों की चिंता ना करें कि मैं अभी ट्रेंड बोल रहा हूँ या शॉर्ट सेलिंग, ये सब स्टॉक मार्केट के कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जिसे मैं धीरे धीरे क्लैरिफाई करता चलूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे ध्यान दें। दूसरा हमारा चार्ट पैटर्न क्या था? दूसरा था डोजी। डोजी क्या दिखा रहा होता है? डोजी डोजी में क्या था, बॉडी बहुत बड़ी नहीं बनती है। डोजी में बॉडी बहुत छोटी बनती है और विक्स बहुत बड़े बनते हैं। तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है? कैंडलस्टिक विच हैज अ स्मॉल बॉडी एंड अ स्मॉल वेरी स्मॉल बॉडी एंड वेरी विक्स बिग विक्स इज नॉन एज डोजी। यहाँ पर विक्स बहुत बड़े होंगे। डोजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि डोजी का कलर इमेटेरियल है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा रंग है डोजी में ये मायने नहीं रखता। डोजी में कोई भी कलर हो, रेड हो या ग्रीन हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि जो है वो बुलिश है या बेयरिश है। अगर आप सिर्फ कलर को देख रहे हैं तो आपको इसमें बाइंग फोर्स या सेलिंग फोर्स देखना होगा, या सेलिंग प्रेशर देखना पड़ेगा डोजी को समझने के लिए। इसी कारण से मैंने आपको मारूबोजू में बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर समझाया है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन जरूर हुई, पर किसी कारण से वहाँ पे लगातार सेलिंग हुई है, और सेलिंग होने के बाद वो नीचे, सपोज कीजिए कि 100 रुपये पे जो मार्केट खुला है, 100 रुपये से लगातार नीचे 95 रुपीज़ तक मार्केट आया, यहाँ पे 95 रुपीज़ तक। फिर मार्केट में न्यूज़ आई या जो भी कारण था, या उन्हें लगा कि नहीं ये इसका सही भाव नहीं है, यहाँ पे लगातार किसी ने बड़ी बाइंग किया, और जितना भी यहाँ सेलिंग हुआ था उतना ही बाइंग का सिर्फ नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा बाइंग की गई, और यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके फिर ये आपको यहाँ पे क्लोज होता है, यानी कि ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हैं, बॉडी तो काफ़ी छोटा है, पर इसके बीच में मार्केट ने एक्शन बहुत ज़्यादा किया है। पहले सेलिंग प्रेशर इतना दिखाया, फिर बाइंग प्रेशर इतना दिखाया। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे अगर रेड भी कलर होता तो क्या कोई खास फर्क पड़ रहा है? जी नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसी कारण से डोजीज में कलर इमेटेरियल है। तो आपने तो बताया था कि पहले वाले वीडियो में कि अगर कोई भी चार्ट पैटर्न जो है सिंगल कैंडलस्टिक को समझने के लिए, कि अगर वहाँ पे हरा रंग है या ग्रीन कलर है तो वो बुलिश है, और रेड कलर है तो बियरिश है। जी हाँ, ये सही है, पर ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल तक सही है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, वैसे वैसे हम कैंडल स्टिक्स को उसके बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर के रूप में डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे, और वही चीज़ हमें बताएगी कि ये कैंडलस्टिक जो है न्यूट्रल है, बुलिश है या बेयरिश है, ना कि सिर्फ उसके कलर कोड्स। ठीक, तो डोजी में क्या होता है कि जो है डोजी में मेनली काफ़ी तरीके के डोजी बन सकते हैं। जैसे ये परफेक्ट डोजी है कि ये मार्केट में जो है बीच में ही ओपन हुआ, ऊपर नीचे विक्स भी हैं इसके, लेकिन सेम प्राइस के आसपास क्लोज भी हो गया। भाई इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, ये हमें कोई सिग्नल नहीं दे रहा होता है, ये सिर्फ हमें इतना बता रहा होता है कि मार्केट में इंडिसीजन है, लोगों को पता नहीं है कौन सा प्राइस इसके लिए सही है। पर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, डोजी के ही दो प्रकार है, लेकिन ये एक क्लियर कट सिग्नल दे रहे होते हैं। क्लियर कट सिग्नल कैसे, कि आपने क्या देखा, यहाँ पे पहले तो सेलिंग हुई, लेकिन बाइंग फोर्स सेलिंग फोर्स से बहुत ज़्यादा है। जितनी भी सेलिंग की गई, सारी की सारी सेलिंग को अब्जॉर्ब कर लिया इस बाइंग फोर्स ने बाद में जाके। इसका मतलब क्या, ये एक बुलिश सिग्नल होगा। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जहाँ भी बनती है, इसका मतलब क्या होता है
कि वो स्टॉक, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो बुलिश हो रहा है। और ग्रेवस्टोन डोजी यानी कि जहाँ बन रही है वहाँ वो क्या होगा, वो सेलिंग फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे बहुत जल्द ही जो है आपको यहाँ सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं, बहुत जल्द ही ये स्टॉक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक, तो इसी कारण से मैंने इसका कलर कोड ग्रीन किया था, क्योंकि ये बुलिश सिग्नल है, और इसका कलर कोड मैंने ग्रीन किया, रेड किया है, जो कि बेयरिश सिग्नल है। लेकिन मैं बार बार क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि कैंडल स्टिक के अब इस लेवल से हम कैंडल स्टिक को सिर्फ और सिर्फ उसके बाइंग और सेलिंग फोर्स के रूप में डिस्क्राइब करेंगे, ना कि कलर कोड पे। अगर कलर कोड पे हम डिस्क्राइब करेंगे तो आगे चल के हम देखेंगे कि हम कई जगह पे नुकसान खा सकते हैं, जिसके कारण ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर के रूप में किसी भी कैंडल्स को देखना। अगर आप नहीं करते हैं तो आप मार्केट में लॉस खाने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि डोजी के बारे में हमें क्या होता है कि डोजी रिवर्सल सिग्नल देता है। जब भी डोजी बनते हैं तो डोजी हमें क्या बताता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अप ट्रेंड, अभी फिर से मैंने ट्रेंड को मैं बोल रहा हूँ, पर मैं ट्रेंड को आगे आके डिफाइन कर दूंगा, इस कारण से आप प्लीज़ उसके लिए टेंशन ना लें। ये रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। यानी कि कोई ऊपर जा रहा था तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा था तो अब नीचे जाना शुरू कर देगा, और जो नीचे जा रही थी प्राइस वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी जहाँ से बनी है वहाँ से, यानी कि प्राइस नीचे आ रही थी लेकिन अब ऊपर जाना शुरू कर देगी। ग्रेवस्टोन डोजी जहाँ बन रहा होगा उसका मतलब क्या है कि प्राइस पहले नीचे जा रही, ऊपर जा रही थी, अब नीचे जाना शुरू कर चुकी है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को के नाम भी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें तो आपको नाम से याद रह सकता है कि कौन बेयरिश है कौन बुलिश है। ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और जो है आपको स्टोन जो कि कब्र के ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे कौन लोग, कौन व्यक्ति को दफनाया गया है। तो ग्रेव स्टोन अपने आप में ही नेगेटिव स्टोन, नेगेटिव सेंटिमेंट को दिखा रहा होता है। तो ग्रेव स्टोन डोजी नेगेटिव सेंटिमेंट के लिए, बेयरिश के लिए। ड्रैगन फ्लाई जहाँ तक नाम है, आप अगर आप चाइनीज या जापानीज मैथोलॉजी से थोड़ा से भी वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि उनके फोकलोर्स में ड्रैगन्स और टाइगर्स को काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। वो लोग ड्रैगन्स को काफ़ी अच्छा मानते हैं, जिसके कारण वो ड्रैगन को बुलिश साइन के तौर पे देखते हैं। तीसरा जो कि डोजी का ही प्रकार है, डोजी में मैंने आपको दो बताया, एक बताया ड्रैगन फ्लाई, एक होता है ग्रेवस्टोन। लेकिन डोजी में एक और चीज़ बनती है जो कि जिसे हम जनरली हैमर्स बोलते हैं, पर हैमर्स इसका एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, इसे हम अम्ब्रेला लाइंस बोलते हैं। उसके दो प्रकार हैं, एक होता है हैमर, दूसरा कहलाता है इन्वर्टेड हैमर। और इसे अम्ब्रेला लाइंस क्यों बोला जाता है कि ये एक देखने में छाते नुमा है, अगर आप इसे देख सकें तो ये एक छाता जैसा बना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अम्ब्रेला लाइंस किसे बोलते हैं, तो अम्ब्रेला लाइंस का डेफिनेशन क्या है कि आपकी बॉडी से एटलीस्ट दुगना से ज़्यादा हाइट का अगर जो है आपके पास विक्स है तो उसे हम हैमर्स कंसीडर करते हैं। और हैमर्स भी डोजी का पार्ट है, चूंकि जिस कारण से ये भी रिवर्सल के पैटर्न है। तो ये हैमर अगर आप देख रहे हैं कहीं भी तो ये क्या होगा, ये बुलिश सिग्नल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ओपन यहाँ हुआ है, लो यहाँ जाके बनाया, यानी कि एक सेलिंग फोर्स आई जो कि नीचे की तरफ लेके गई, सेलिंग प्रेशर बाद में, लेकिन इस लो को सस्टेन नहीं किया गया। यहाँ पे लगातार फिर एकाएक बायस एक्टिव होते हैं और लगातार इसको पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। और सेम टाइम में इन्वर्टेड हैमर के साथ क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हैमर के साथ क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ले और जो है हाई यहाँ पे जाके बनाया है, लेकिन उसके बाद यानी कि बाइंग फोर्स इतनी दूर तक एक्टिव हुई, उसके बाद फिर जो है सेलर्स नीचे की तरफ लेके जाते हैं मार्केट को और यहाँ पे ले जाके क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आपका ओपन हुआ है और यहाँ पे आपका क्लोज हुआ है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर। यानी कि ये अपने आप में एक बेयरिश सिग्नल दिखा रहा होता है कि बाइंग फोर्स से सेलिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ जो बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि आप कलर कोड पे भरोसा मत कीजिए, आप जो है ये क्या कहता है बॉडी विड्थ और बॉडी के हाइट्स पे और विक्स के हाइट के रेशियो को ही देखिए। और इन्हें अम्ब्रेला लाइंस भी बोला जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं सही बता भी रहा हूँ या नहीं, तो मैं आपको रेफरेंस दे देना चाहता हूँ। इसे जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक बाय स्टीव नीसन
की जो बुक है मैं उससे इन चीज़ों को बता रहा हूँ और आप इसे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जो है हैमर्स जो बनते हैं, हैमर्स ज़्यादा रिलायबल हैं ट्रेड करने के इन्वर्टेड हैमर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड हैमर को जो है आपको एक कंफर्मेशन सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है इसको ट्रेड करने के लिए, पर हैमर्स को ट्रेड करने के लिए कोई भी कंफर्मेशन सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरा हमारा पार्ट क्या था? तीसरा हमारे पास था कि जहाँ पे बॉडी भी छोटी हो और यहाँ पे विक्स भी छोटे हो, उसे हमने क्या बोला था? स्पिनिंग टॉप, मतलब कि लट्टू। यहाँ पे क्या होता है कि ये नो ट्रेडिंग जोन का नो ट्रेडिंग सिग्नल होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करने का मतलब कि यहाँ पे मार्केट आपको कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे रहा होता है कि मार्केट किधर जाना चाहती है, ऊपर जाना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ये बस ये बता रहा होता है कि मार्केट एक ही जगह पे रुकी हुई है, कंसोलिडेट कर रही है। अब आप बोलोगे फिर एक नया टर्म लेके आ गए कि कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेशन। आप चिंता मत कीजिए, मैं अगले वीडियो में इन सब चीज़ों को डिफाइन कर दूंगा। ट्रेंड क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, आप इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत होइए, या रिवर्सल क्या है। पर हाँ, जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है तो ये एक साथ दो चीज़ को दिखा रहा होता है कि ये कंसोलिडेट हो रही है, तो आइडर डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स भी कर सकती है डायरेक्शन और डायरेक्शन को कंटिन्यू भी कर सकती है वहाँ पे। लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जाने वाली है, ऊपर या नीचे, अभी हमें ये नहीं पता किधर, लेकिन जिधर भी जाएगी बहुत तेजी से उस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस कारण से मेरा अपना भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर जहाँ पे आपको स्प्रिंग टॉप लगातार दिख रहे हैं तो वहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिए। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था कैंडलस्टिक्स के डेफिनेशन में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न वो होता है जो कि आपको टारगेट भी देता है, एसएल भी देता है और एंट्री पॉइंट तीनों देता है। पर आपको यहाँ पे मैंने तीनों में से कुछ भी नहीं बताया, ना मैंने मारुबोजू, डोजी या स्प्रिंग टॉप, मैंने किसी को भी ट्रेड करने के लिए ना ही एंट्री पॉइंट मेंशन किया, ना टारगेट मेंशन किया, ना एसएल मेंशन किया। तो ये कैसे चार्ट पैटर्न है कि जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है? तो क्या ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है भी या नहीं? और अगर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है तो इनको ट्रेड करने का जो टेक्निक था मैंने वो क्यों नहीं बताया? तो इसका एक कारण भी है। तो कारण बताने से पहले या इनको कैसे ट्रेड करते हैं वो बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप आसपास में कहीं भी चेक करें कि क्या सच में इसको ट्रेड करने का आपको कहीं भी कोई वीडियो या कोई बुक रेफरेंस मटेरियल आपको बताता है कि इसे कैसे ट्रेड करना है। अगर नहीं भी बताता है तो भी मैं अगले वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। पर मैं आपको इसलिए ये काम दे रहा हूँ कि आपका खुद भी इसमें इंटरेस्ट जगे, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम जगह पे लोगों को बस इतना ही ऐसे ही करके डिफाइन करके छोड़ दिया जाता है। उन्हें सिंगल कैंडल से चार्ट पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करें, कैसे ऐसा लगाएं, कहाँ टारगेट होगा, ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। अब जाते जाते आप लोगों के लिए एक काम है। मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक कोट में बहुत विश्वास करता हूँ। वो क्या है? टेल मी एंड आई फॉरगेट, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। मुझे बस कोई चीज़ बता दो और मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे उसमें इन्वॉल्व करते हो तो निश्चित तौर पे मैं वो चीज़ें सीख जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 6 अलग अलग तरीके के कैंडल्स मार्क किए हैं। आपको देखना है कैंडल्स को, और कैंडल्स को देखने के बाद आपको बताना है वो कैंडल बुलिश है, बेयरिश है, स्लाइटली बुलिश है या माइल्डली बेयरिश है, किस तरीके का वो कैंडल है। ये चीज़ आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में जाके, और इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में अगर जरूरत पड़ी तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि जो है आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अभी डिलीवर कर रहे हैं लेकिन हमें ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहे। मैं उनके लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक कोट उन्हें बोलना चाहूँगा। जब उन्होंने चांद पे पहली बार कदम रखा था, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर अ मैन काइंड। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे हमारे अभी स्मॉल स्टेप्स हैं, लेकिन ये हमें एक दिन प्रॉफिटेबल बनने में बहुत मदद करेंगे। इस कारण से पहले हम अपने बेसिक्स को क्लियर करें, और मैं इसी अप्रोच को फॉलो करूंगा कि जहाँ पे मैं चाहूँगा कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हों ताकि आप इजीली ट्रेड कर पाएँ, और सिर्फ ट्रेड ही ना कर पाएँ, आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के जाएँ। थैंक यू।